शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। यह कामले, उसकी डेड बॉडी अस्पताल से गायब हो गई। अब उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? जाओ ढूंढो लाश को। अस्पताल में एक डॉक्टर अपने कर्मचारी पर गुस्सा हो रहा था। अस्पताल में काम करने वाले रहीम चाचा अपने साथियों के साथ एक लाश को पूरे अस्पताल में खोज रहे थे, पर लाश गायब हो चुकी थी। कुछ दिन बाद राधिका और तुषार अपने नए घर में रहने के लिए आ गए थे। वाह यार, कितना बढ़िया घर खरीदा है तुमने। राधिका की बातों से लग रहा था कि उसे ये घर काफी पसंद आ गया था। तुषार ऑफिस गया था और राधिका घर में अपने लिए किचन में कुछ खाने के लिए तैयार कर रही थी कि तभी उसे दरवाजे की बेल बजने की आवाज आई। हाँ, 1 मिनट, आती हूँ। उसने आवाज दी और किचन से निकलकर बाहर के दरवाजे की तरफ चलने लगी। तब तक और एक बार बेल बजी थी। उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई भी नहीं था। बाहर सुनहरी धूप पड़ी थी। उनका घर शहर की आवाजाही से दूर होने के कारण लोगों का आना जाना ना के बराबर था। वो 2 कदम बाहर आई और दोबारा बाहर नजरें घुमाई, पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह घर के अंदर आई तो पूरे घर में धुआं धुआं भरा हुआ था। हे भगवान, सब्जी जल गई। खांसते हुए वो किचन के अंदर गई और झट से गैस बंद कर दी। वो नाराज हो गई। अब दोबारा कुछ भी बनाने का उसका मूड नहीं था। अपना मोबाइल उठाया और पति को फोन किया। हेलो तुषार, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओगे? राधिका, ऑफिस में बहुत काम है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बहुत भूख लगी है। और उसने जोर से फोन पटक दिया और जाकर सोफे पर लेटे लेटे टीवी देखने लगी। तभी उसे अपने पीछे वाली सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो दोबारा टीवी देखने में मशगूल हो गई। तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। तुषार होगा। हाँ, जल्दी से जाकर उसने दरवाजा खोला। बाहर एक डिलीवरी बॉय खाने का पार्सल लेकर खड़ा था। वो समझ गई कि तुषार नहीं आ सकता, इसलिए उसने पार्सल भेजा है। पार्सल की थैली लेकर वो अंदर आई। थैली टेबल पर रखकर उसने थैली का मुंह खोला ही था कि झट से थैली से बाहर निकले एक काले चिपचिपे हाथ ने उसका गला दबोच लिया और वो होश में आ गई। लगातार डोरबेल बजने की आवाज आ रही थी और वो अभी भी सोफे के ऊपर लेटी हुई थी। हाँ, काफी डरावना सपना था। कहते हुए वो दरवाजा खोलने गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अपना सर पकड़कर वो अंदर आई और दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी, पर दरवाजे पर खड़े उस लड़के को देख उसका दिल एकदम से धड़का। डोरबेल तुम्ही ने बजाई थी ना? जी नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ, सर ने पार्सल भेजा है। उस लड़के ने थैली आगे की। उसे देखकर राधिका की धड़कन ही रुक गई। वो वही थैली थी जो उसने अभी सपने में देखी थी। नहीं चाहिए, वापस ले जाओ इसे। अरे पर मैडम जी, सर ने इसके पैसे दिए हैं, आपको पैसे रिफंड नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, पैसे आप रख लो और ये खाना भी। और उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। रात हो गई थी। अपने बेड पर लैपटॉप में कुछ काम कर रहे तुषार ने पास बैठी राधिका की तरफ देखा। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। राधिका, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अरे यार, सोचना बंद करो। वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब ज्यादा सोचती रहोगी तो दिमाग दर्द करने लगेगा। जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे। अरे यार, तुम बताओ तो सही। यकीन करना ना करना बाद की बात है। इस घर में कुछ अजीब है। क्यों? क्या हुआ? कोई दरवाजे पर आकर डोरबेल बजाता है और दरवाजा खोला तो कोई नहीं होता। अरे पड़ोस के बच्चे परेशान करते होंगे। तुषार, हमारे आस पड़ोस में इंसानी बस्ती है। अरे राधिका, बच्चे खेलते हुए आए होंगे। अब आने जाने वालों को तो हम नहीं रोक सकते ना। ठीक है, माना किसी बच्चे ने डोरबेल बजाई, पर उस डिलीवरी बॉय का क्या जो खाना लेकर आया था? मतलब आज तुमने खाना नहीं बनाया? वैसे क्या मंगाया था, वेज या नॉन वेज? तुषार की बातें सुनकर राधिका के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो परेशान होकर मन में सोचने लगी, उस लड़के को तुषार ने नहीं भेजा था तो फिर वो लड़का यहाँ
बिना कुछ बोले वो दूसरी तरफ मुंह करके बेड पर लेट गई। ये सब क्या हो रहा है? जब से यहाँ आए हैं सब कुछ अजीब हो रहा है। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक राधिका की नींद खुल गई। पूरे कमरे में नाइट लैंप की धीमी रोशनी फैली हुई थी। उसके बगल में तुषार आराम से सोया हुआ था। उसकी नजर छत पर धीरे धीरे घूमते सीलिंग फैन पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में भी वैसे ही वो सारी बातें घूम रही थी कि तभी उस सीलिंग फैन पर धीरे धीरे एक काली परछाई उभरती नजर आई। राधिका ने गौर से देखा तो वो परछाई अब इंसानी रूप लेती नजर आई और राधिका की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। तुषार को जगाने के लिए उसने अपना हाथ उठाना चाहा, पर जैसे उसका जिस्म अकड़ चुका था, वो बिल्कुल भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। उसने तुषार की तरफ नजर तिरछी करके देखा तो वो आराम से सोया हुआ था। वो दोबारा उसने सीलिंग फैन की तरफ देखा और मानो उसका कलेजा कांप गया। उस सीलिंग फैन पर बैठी वो काली परछाई राधिका को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रही थी। वो डरावनी परछाई देखकर राधिका के मुंह से चीख निकली, पर आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चीखना चाहती थी ताकि तुषार नींद से जागे और उसे बचा ले, पर उसके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही थी। वो बेड पर किसी बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसने खौफ भरी नजरों से सीलिंग फैन की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह हैरान हो गई। उसकी जान में जान आ गई। उसने तुषार की तरफ गर्दन घुमाई। वो काली परछाई उसके बगल में लेटी उसी को घूरती नजर आई और झट से आंख खुल गई। क्या हुआ? उठो यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुषार पूरी तरह तैयार होकर राधिका को नींद से जगा रहा था। राधिका ने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बजने को थे। ये लो, चाय पियो। तुषार ने चाय की कप राधिका के हाथ में दिया। कप को हाथ में लेकर राधिका कुछ हिचकिचाते हुए बोली, तुषार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब से मैंने इस घर में कदम रखा है कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। अजीब हो रहा है मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? वह तुषार को बताने में हिचकिचा रही थी क्योंकि तुषार ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था और जो कुछ भी राधिका के साथ हो रहा था वो सामान्य नहीं बल्कि कोई बुरी शक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। राधिका के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए तुषार ने कहा, आज ऑफिस जाना कैंसिल। हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो ऑफिस में मेरा मन कैसे लगेगा? डॉक्टर ने राधिका का चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिखकर देते हुए कहा, देखिए, मुझे लगता है राधिका को आराम की जरूरत है। शायद रिया की मौत का राधिका को सदमा लगा है। दवाई लिख कर दी है, फिर भी उसका ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कहते हुए तुषार और राधिका केबिन से बाहर निकले। दोनों अपनी गाड़ी से घर के लिए निकले। तुषार गाड़ी चला रहा था और बगल की सीट पर राधिका आंखें बंद करके आराम से बैठी हुई थी। गाड़ी चलाते समय तुषार को सब याद आने लगा। उसकी बेटी रिया की बालकनी से गिरने से मौके पर ही मौत हो गई थी। लोगों की भीड़, राधिका का रोना, बिलखना, चीखना, चिल्लाना और फिर एकदम से बेहोश हो जाना, सब उसकी नजरों के सामने आ गया। वो सब कुछ भूलना चाहता था, पर आज उस डॉक्टर की वजह से पुराने जख्म ताजा हो गए। रात हो चुकी थी। राधिका दवाइयां खाकर बेड पर लेट गई। आज छुट्टी लेने की वजह से तुषार को ही ऑफिस का काम करना था। राधिका बेड पर पड़ी जरूर थी, पर उन अजीब सी घटनाओं ने नींद उड़ा दी थी। पर आंखें बंद करके वो सोने की कोशिश करने लगी। तभी तुषार की आवाज कानों पर पड़ी, राधिका, जार में पानी नहीं है। और ठीक है, तुम आराम करो, मैं ही पानी लेकर आता हूँ। और जार लेकर वो बेडरूम से बाहर किचन में चला गया। राधिका वैसे ही आंखें बंद करके पड़ी हुई थी कि तभी उसे कमरे के भीतर किसी की आहट महसूस हुई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कमरे का दरवाजा बंद था, पर अगले ही पल लगा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और आधे खुले दरवाजे से बाहर उसकी नजर गई। कोई था जो राधिका को लगातार घूरे जा रहा था। बेड पर पड़ी राधिका की सांस ही अटक गई। उसने डर भरी निगाहें बाहर गड़ाई तो वही काली परछाइयों से दरवाजे के बाहर दिखाई दी। राधिका ने हिम्मत जुटाई और बेड से उठकर वो दरवाजे के पास चली गई। झट से दरवाजा बंद किया। ने दरवाजा ढकेलना शुरू किया। वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगी और राधिका उसे बाहर ही रोके रखने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे के पास पड़ी रॉड राधिका के हाथ लग गई। उसने रॉड उठाई
तब तक वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आ चुकी थी। राधिका ने पूरी ताकत लगाकर रॉड से परछाई पर वार किया और लगातार वार करती रही। उसके हाथ से पानी का जार छूटकर जमीन पर गिरा और साथ में वो भी जमीन पर गिर पड़ा। राधिका ने तुषार के सिर में लोहे की रॉड मारी थी और वैसे ही लाल आंखों से घूरे जा रही थी और तुषार को अतीत में घटी घटनाएं नजरों के सामने आ गई। उस रात तुषार देर से घर लौटा था और दरवाजा खोलते ही आवाज सुनाई दी। तेरी माँ मर चुकी है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और भूख लगी है तो अपनी मरी हुई माँ से खाना मांग ले। काश उसके साथ तू भी मर जाती। राधिका अपनी सौतेली बेटी रिया पर चिल्ला रही थी। 7 साल की रिया की नजर दरवाजे पर खड़े अपने पापा पर गई और फूट फूट कर रोते हुए दौड़कर वो अपने पापा से लिपट गई। पापा भूख नहीं लगी है, खाना भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ मुझे लौटा दो। तुषार चुपचाप अपनी बेटी की बातें सुन रहा था, पर कोई था जो खिड़की से सब कुछ देख रहा था। अगले दिन रोज की तरह तुषार ऑफिस गया हुआ था। रिया टेरेस पर खेल रही थी और राधिका पास में ही रस्सी पर कपड़े सुखाने के लिए लगा रही थी। तभी उसकी नजर रिया पर गई और टेरेस से नीचे गिरी रिया को पड़ोस में रहने वाले रहीम चाचा ने देखा। जख्मी रिया को हाथ में उठाकर वे अस्पताल की तरफ दौड़े। तुषार ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी टेबल पर रखे मोबाइल की रिंग हुई। उसने फोन उठाया और अस्पताल में भागता हुआ आया। उसे देखकर राधिका जोर जोर से रोने लगी। रिया टेरेस से गिरकर मर गई है, कहकर राधिका ने बेहोश होने का नाटक किया। तुषार समझ चुका था कि रिया खेलते हुए नहीं गिरी, बल्कि उसे राधिका ने ढकेल दिया था, पर वो चुप रहा। तभी डॉक्टर साहब ने हिचकिचाते हुए तुषार से कहा, देखिए, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि आपकी बेटी की लाश गायब हो गई है। और राधिका ने उसके बदले मोटी रकम ली थी। जमीन पर पड़े तुषार की आंखों के सामने सब कुछ तैरने लगा। उसके सिर से खून बह रहा था और राधिका लगातार उसके सिर पर वार किए जा रही थी। और तभी एक पल के लिए उसे राधिका में अपनी मरी हुई पत्नी नजर आई और वो बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद राधिका पर अपने पति के खून का इल्जाम था, पर उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसको मेडिकल जांच के बाद इस अस्पताल से मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। 2 कर्मचारी राधिका को गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। उसे देखकर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बुरा हुआ बेचारी के साथ। कुछ दिन पहले बेटी टेरेस से गिरकर मारी गई, उसकी लाश भी नहीं मिली, और अब पति के खून का इल्जाम। पागल हो गई बेचारी। वैसे डॉक्टर साहब, उस बच्ची की लाश का कुछ पता चला? देखिए, ये तो पुलिस का काम है और हमें आपसे पूछना चाहिए। जांच चल रही है, देखेंगे। इतना कहकर वे चले गए। तभी अपने एक कर्मचारी की तरफ देखते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, रहीम चाचा, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आपने हमें इस औरत की असलियत नहीं बताई होती तो आज। आगे कुछ बोलते तभी उनके फोन की रिंग हुई। उन्होंने फोन रिसीव किया। उनकी पत्नी ने वीडियो कॉल किया था। वह बहुत खुश लग रही थी। हेलो, उसने आज मुझे माँ कहकर पुकारा। हमारी खुद की तो कोई औलाद नहीं, पर अब भगवान से कोई शिकायत नहीं है।